स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों पिछले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट किए थे सेरीकल्चर यानी कि रेशम कीट पालन। उसमें हम लोग एक क्वेश्चन समाप्त कर दिए थे जिसमें पूछा गया था रेशम कीट की उन विभिन्न प्रजातियों का वर्णन कीजिए जिनसे हम रेशम प्राप्त करते हैं। तो पूरा अच्छे से हम इस क्वेश्चन को वहाँ पर समाप्त कर दिए थे और रेशम कीट से संबंधित बहुत सारी खास बातें बताए थे जो कि बेसिक है। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए क्योंकि वो बेसिक लेक्चर है। अगर उस लेक्चर को आप अच्छे से देखे रहेंगे तभी आगे के लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक नया क्वेश्चन जो कि डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ बॉम्बिक्स मोरी या डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। तो किसी तरह से सवाल पूछा जा सकता है। इस सवाल का मतलब ये है कि जो सिल्क वर्म है या रेशम का कीट है उसकी जो प्रजाति बॉम्बिक्स मोरी है उसका जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। तो आज के लेक्चर में हम आपको सबसे पहले ये पूरा फिगर के माध्यम से इसका लाइफ साइकिल याद करवा देंगे, अच्छे से समझा देंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे मेल फीमेल की क्या विशेषता होती है और इसके बाद कॉपुलेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एग लेइंग की क्या प्रक्रिया है, एग किस कलर के होते हैं, कितनी संख्या में दिए जाते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कितने दिन बाद हैच करके कैटरपिलर में चेंज हो जाते हैं और कैटरपिलर की क्या विशेषता है, वो किस प्रकार से धागे निकालता है और धागे निकालते निकालते कैसे वह एक कोकून के अंदर बंद हो जाता है। कोकून क्या है, कितने दिन बाद कोकून को फिर से काट करके उसके अंदर से प्यूपा निकल करके नए एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। ये सारा डिटेल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। लास्ट तक बने रहिए। वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हूँ और एकदम अच्छी तरह से समझाऊंगा। आप कितना हूँ कमज़ोर होंगे 100% आपको वीडियो अवश्य समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझ लेते हैं। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ बॉम्बिक्स मोरी। बॉम्बिक्स मोरी रेशम कीट की एक प्रजाति है, उसी का जीवन चक्र बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यानी उसका लाइफ साइकिल या जीवन चक्र या लाइफ हिस्ट्री बात एक ही है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एग्जाम में अगर ये सवाल आता है तो आपको फिगर 100% बनाना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से आपको फिगर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आइए आपको इस फिगर के माध्यम से समझा देते हैं कि रेशम कीट ये जो बॉम्बिक्स मोरी है इसकी लाइफ साइकिल की क्या विशेषता है, किस तरह से इसकी लाइफ साइकिल चलती है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रा किया है एडल्ट मेल का और यहाँ पर एडल्ट फीमेल का। दोस्तों ये जानते रहिए यह वास्तविक कलर नहीं है, अलग अलग आप इसकी पहचान कर सकें और आपके दिमाग में ये रहे कि किस तरह से मेल बनाया गया था, कैसे फीमेल बनाया गया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर कलर कर दिया है। ये वास्तविक कलर नहीं है, वास्तव में एक क्रीमी व्हाइट कलर के होते हैं जो कि बोर्ड पर बनाना संभव ही नहीं है, लिख करके मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। क्रीमी व्हाइट कलर के होते हैं, कुल मिलाकर समझिए लगभग क्रीम कलर के होते हैं। यहाँ पर देखिए एडल्ट मेल है और ये फीमेल है। फिगर बिल्कुल सेम है, अंतर इतना है कि फीमेल की साइज थोड़ा सा बड़ी होती है और मेल की साइज थोड़ा छोटी होती है। हालांकि पंख दोनों के बराबर होते हैं। पंख बराबर का मतलब पंख इसके कमज़ोर होते ही हैं और इसका वजन ज़्यादा होने की वजह से जो फीमेल इंसेक्ट है, फीमेल जो रेशम कीट है वो उड़ नहीं सकती है। अब देखिए दोनों में सबसे पहले लाइफ साइकिल स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, कॉपुलेशन होता है। कॉपुलेशन का मतलब दोनों मैथुन क्रिया करते हैं, जिसे आप कह सकते हैं प्रजनन करते हैं या रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद क्या होता है, कॉपुलेशन के तुरंत बाद जो फीमेल होती है 1 घंटे पश्चात वह अंडे देना स्टार्ट कर देती है और 24 घंटे तक लगातार अंडे देती रहती है और यह 400 से 500 अंडे एक ही फीमेल देती है। एक बात यहाँ पर याद रखिए, जो एडल्ट मेल फीमेल हैं इनका जीवन काल सिर्फ 2 से 3 दिन का ही होगा। आपको सुनकर आश्चर्य लगा होगा कि इतना बड़ा काम करने वाले जो इंसेक्ट हैं, रेशम का धागा बनाने वाले इंसेक्ट हैं, उस इंसेक्ट का जो एडल्ट का जीवन काल है केवल 2 से 3 दिन ही होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इनका पूरा जो जीवन काल होता है वो 50 दिन का होता है, लेकिन एडल्ट अवस्था में केवल 2 से 3 दिन तक ही जीवित रहते हैं, इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। अब देखिए होता क्या है, जब फीमेल कॉपुलेशन करने के बाद 1 घंटे पश्चात ही ये अंडे देना स्टार्ट कर देती है और अंडे शहतूत के पत्ती पर देती है। पहले वाले वीडियो में भी मैंने इसको अच्छे से बता दिया है कि यह शहतूत के पत्ती पर अंडे देती है। शहतूत क्या है, शहतूत का मतलब तूत, आप अपने गांव में हो सकता है तूत कहते हो। ये 2 तरह की होती है, एक मोरस एल्बा इसकी प्रजाति है, जिस शहतूत का फल जो है सफ़ेद कलर का होता है, पकने के बाद भी सफ़ेद ही रह जाता है। लेकिन एक मोरस इंडिका इसकी प्रजाति होती है जिसमें
पकने के बाद ब्लैक कलर का हो जाता है। दोनों खाने में स्वादिष्ट होती है। अब आप हो सकता है दोनों खाए हैं कि एक ही खाए हैं या एक भी नहीं खाए हैं। तो देखिए ये शहतूत की पत्ती पर अंडे देते हैं और इसके बाद जो है अंडा 10 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड में पड़ा रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है जो अंडे सेया जाता है जिस समय में, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जैसे मुर्गी अपने अंडे को 20-21 दिन तक सेती रहती है, उसी तरह से जो इंसेक्ट है उसका अंडा 10 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड में रहता है। लेकिन मुर्गी की तरह से यह इंसेक्ट उस अंडे पर बैठा नहीं रहेगा। ये अंडे अपने आप जो है इंक्यूबेट होते रहते हैं और अंडे आपस में चिपके होते हैं और शहतूत की पत्ती से भी चिपके होते हैं, जिससे अगर चिपके नहीं रहेंगे तो अंडे गिर जाएंगे ज़मीन पर। इसलिए जो फीमेल होती है अंडे देने के साथ साथ एक स्टिक की चिपचिपा पदार्थ भी छोड़ती रहती है, जिससे अंडे शहतूत की पत्ती में चिपके रहें। अगर नहीं चिपके रहेंगे तो पत्ती क्या है, पत्ती एकदम ऐसे थोड़ी ना होती, पत्ती ऐसे लटकी होती है, पता चला अंडे दी गिर गया, अंडे दी गिर गया। तो ऐसा नहीं होता है, वो जानती है कि अंडे गिर जाएंगे, अंडे गोल होते हैं, गिर ही जाएंगे। और इसलिए क्या करती है कि वो स्टिकी पदार्थ भी उसी पत्ती पर छोड़ती रहती है ताकि अंडे उसी पे चिपकते जाएं, चिपकते जाएं, चिपकते जाएं। क्योंकि 1-2 अंडे तो है नहीं, 400 से 500 अंडे होते हैं, वो आपस में भी चिपके रहते हैं और शहतूत की पत्ती पर भी चिपके रहते हैं और 10 दिनों तक उसी पर पड़े रहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड में। और 10 दिन पश्चात जो है अंडे हैच कर जाते हैं। अंडे हैच करने के बाद जो उसमें से बच्चा निकलता है उसको कहते हैं कैटरपिलर या लार्वा। लार्वा निकलता है। लार्वा तो कॉमन शब्द है जो लगभग सभी इंसेक्ट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसके लार्वा का नाम होता है कैटरपिलर। हिंदी के अंदर इसे इल्ली कहते हैं। जब एक हैच करता है तो ये लार्वा बहुत छोटे होते हैं। जैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 2000 अंडों को वजन करेंगे तो लगभग 1 ग्राम होगा। अब आप सोच सकते हैं कि 2000 अंडों का वजन अगर 1 ग्राम है तो कितने छोटे छोटे अंडे होंगे। और जब अंडा छोटा है तो उसके अंदर से निकलने वाला लार्वा तो ऑलरेडी छोटा होगा। हालांकि जब अंडे फूटने के पोजीशन में आते हैं, यानी कि अंडे का जब 9वां 10वां दिन चल रहा होता है तो थोड़ा साइज में बढ़ जाते हैं। जो तुरंत के दिए गए अंडे हैं उनका मैं वजन बता रहा हूं कि 2000 अंडों का वजन सिर्फ 1 ग्राम होता है। तो कितना हो, बड़े मुर्गी के अंडे जैसे तो होंगे नहीं, छोटे छोटे ही होंगे। अब उन छोटे से अंडों के अंदर से निकलने वाला लार्वा तो ऑलरेडी छोटा ही होगा, लेकिन ये लगातार जिस दिन इस फूटता है एग, उसी दिन 1 घंटे पश्चात एक खाना शुरू कर देता है और बहुत स्पीड से पत्तियों को खाता है। एक लार्वा अपने जीवन काल में कई सारी पत्तियों को खा जाता है और खाते खाते इसकी साइज, पहले तो आपने देखा कि अंडे के अंदर से निकला होगा तो कितना छोटा होगा, लेकिन खाते खाते इसकी साइज इतना बढ़ जाती है कि यह लगभग 7 सेंटीमीटर का हो जाता है लार्वा। अब आप सोचिए कि छोटे से कितना बड़ा हो गया लार्वा, पूरा दिखने लगेगा स्पष्ट, इतने बड़ा इसका लार्वा होता है। और ये लार्वा जो है अब क्या करता है, 27 दिन जब बीत जाते हैं तो ये अपना खाना पीना बंद कर देता है। अब लार्वा के बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, इसके कौन कौन से पार्ट हैं। तो ये देखिए इसका हेड रीजन है और इसके स्पाइरेकल्स हैं, यानी कि सांस लेने का यहाँ पर जगह है, और ये डॉर्सल हार्न पीछे पाया जा रहा है। और ये देखिए इसके एब्डोमिनल रीजन में स्यूडोलेग्स पाए जा रहे हैं, यानी पेट वाले भाग में स्यूडोलेग्स हैं। स्यूडोलेग्स का मतलब इसका झूठा पैर, झूठे तरह का केवल पैर है, दिखावटी पैर है, यानी इस पैर से इसको कोई विशेष सहायता नहीं मिलती है। और यहाँ पर देखिए थोरैसिक ट्रू लेग्स, यानी इसके चेस्ट वाले पोर्शन में, छाती वाले पोर्शन में, थोरैसिक पोर्शन में 7 प्रकार के लेग्स पाए जाते हैं। इन्हीं लेग यानी इन्हीं पैरों की सहायता से यह पत्तियों पर रेंग रेंग करके या टहनी पर रेंग रेंग करके पत्तियों को खाता है, रेंगता है इसी पैरों से। तो ये ट्रू लेग्स है। इसके पार्ट को आप समझ गए। मैं बता रहा था कि इसका जो साइज है बढ़ करके 7 सेंटीमीटर हो गई है और 26-27 दिन बीत चुके हैं। अब क्या होगा कि सब 26-27 दिन बाद इसका खाना पीना ऑलरेडी बंद हो जाता है, पूरी तरह से बंद हो जाता है, यानी अब ये खाता नहीं है। तब क्या होता है, इसके अंदर एक ग्लैंड डेवलप होती है जिसे सिल्क ग्लैंड कहते हैं। इन्हीं ग्लैंड से ये धागे को निकालेगा, रेशम का धागा इन्हीं ग्लैंड से निकालेगा। और ये जो ग्लैंड होते हैं ये सैल्यूरी ग्लैंड का ही एक रूपांतरित ग्लैंड है। सैल्यूरी ग्लैंड ही चेंज हो जाती है यहाँ पर सिल्क ग्लैंड में, यानी लार ग्रंथि किसमें बदल जाती है, सिल्क ग्लैंड में। आप समझ गए होंगे। अब जो ग्लैंड होती है उससे धागे निकलना शुरू हो जाते हैं
और धागे यह एक विशेष तरह की एक क्रिया करके निकालता है, यानी कि धागे निकलते रहते हैं और अपनी गर्दन को यह इस तरह से हिलाता रहता है। अब इससे होता क्या है कि निकलने वाला जो धागा होता है इसी के शरीर पर ही लपेटाता रहता है और लपटाते लपटाते ऐसा एक समय आता है कि इसका पूरा शरीर धागे के अंदर ढक जाता है। मकड़ी को आप जाला निकालते हुए देखे होंगे, मकड़ी धागा निकालती है पूंछ वाले पोर्शन से। हालांकि जो मकड़ी होती है वो धागों को एक लाइन में निकालती है एक जाल बनाने के पर्पज से, लेकिन ये जो होता है ये धागे को जाल बनाने के पर्पज से नहीं निकालता है, वो धागे को अपने शरीर पर ही लपेटता जाता है, यानी अपने को कवर करता है। ये इसका कैरेक्टर है। धागा आपके लिए भी नहीं बनाते हैं, ये नहीं कहते हैं कि हम धागा बना दे रहे हैं और तुम बाद में निकाल लेना, वो तो धागे निकालते हैं अपने को कवर होने के लिए। और जब धागा निकालते निकालते उसके अंदर कवर हो जाता है, आपको बता दें कि जो एक कैटरपिलर होता है यह जो है 1000 मीटर धागा निकालता है, यानी एक कोकून में 1000 मीटर लंबा धागा होता है। और जब इसके अंदर ढक जाता है तो एक गोल अंडे जैसी संरचना बन जाती है। अभी जैसे कोई अंडा हो उस पर आप धागा लपेट दें, या कोई चीज़ हो उस पर धागा लपेटते लपेटते आप उसको अंडे जैसा आकार दे सकते हैं। रील पे धागा लपेटा होता है लेकिन वो अंडे जैसा तो नहीं बनता है, लेकिन आप जो है आप चाहें तो उसको बीच में ज़्यादा धागा लपेट करके और इधर से भी धागा लपेट देंगे तो अंडे जैसी संरचना बन जाएगी ऑलरेडी। तो वैसे जब अंडे जैसी संरचना इसकी बन जाती है तो इसको कोकून या हिंदी के अंदर इसे कोया कहा जाता है। तो जो कोकून बनता है अब इसी के अंदर जो है कैटरपिलर लार्वा बंद हो गया। अब देखिए क्या होता है, ये कोकून 10 दिन तक पड़ा रहता है और अब जो इसके अंदर लार्वा बंद था वो अब लार्वा नहीं रह गया, उसकी अगली स्टेज आ गई जिसको प्यूपा कहेंगे। क्या कहेंगे? प्यूपा। अब देखिए इस कोकून के अंदर जो प्यूपा बंद है वो 10 दिन तक तो उसी के अंदर पड़ा रहेगा, लेकिन 10 दिन के तुरंत बाद यह कोकून को एक तरफ से काट करके इधर से काट करके बाहर निकल जाएगा और बाहर निकल करके फिर एडल्ट में चेंज हो जाएगा। एडल्ट में अगर इसके अंदर जो प्यूपा था वो अगर मेल रहेगा तो मेल में चेंज हो जाएगा, फीमेल रहेगा तो फीमेल में चेंज हो जाएगा। अब जो रियरिंग करते हैं वो क्या करते हैं कि जब उनको पता चल जाता है कि 8-9 दिन बीत गया, अब इसके अंदर से प्यूपा कोकून को काट बाहर निकल जाएगा, उसी समय 8वें-9वें दिन ही इस कोकून को तोड़ करके पेड़ से और गर्म पानी में डाल देते हैं। गर्म पानी में डालने से जानते हैं क्या होता है? गर्म पानी में डालने से ये होता है कि इसके अंदर जो प्यूपा है वो डेड कर जाते हैं, मर जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्यूपा को मारने की क्या ज़रूरत है? तो अगर प्यूपा नहीं मारा जाएगा तो एक तरफ से काट करके निकल जाएगा तो ये पूरा रील खराब हो जाएगी। इस एक रील बनी हुई है ना, 1000 मीटर लंबा धागा है और जब एक बार यहाँ से निकलेगा तो सभी धागे 1-1 सेंटीमीटर पर कट जाएंगे, तो सभी धागे छोटे छोटे हो जाएंगे, तो नुकसान हो जाएगा जो रियरिंग कर रहा है। इसलिए उसे किल करना पड़ता है इसके अंदर पाए जाने वाले प्यूपा को। अब आप ये कह रहे होंगे कि अगर प्यूपा मर जाते हैं तो फिर अगली पीढ़ी कैसे आती है? तो देखिए, अगर 100 कोकून है तो उसमें से 80 कोकून या 90 कोकून को किल कर दिया जाता है धागे निकालने के लिए, 10 कोकून या 20 कोकून छोड़ दिया जाता है अगली पीढ़ी के निर्माण के लिए। यहाँ पर एक जो है अपवाद है, मैं आपको बता दूं, एक ईरी सिल्क होता है जिससे धागे प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को यानी कि इसके प्यूपा को मारना नहीं पड़ता है। क्यों? अब क्यों नहीं मारना पड़ता है? क्योंकि वो जो धागे निकालते हैं 1000 मीटर लंबा धागा नहीं निकालते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में धागा निकालते हैं और उन धागों को स्प्यून करके यानी कि काट करके लंबा किया जाता है। तो इनकी खासियत है ईरी सिल्क की, इसकी नहीं, ईरी सिल्क की, कि वो छोटे छोटे धागे निकालते हैं और जब छोटे छोटे धागे निकालते हैं, धागा तो ऑलरेडी छोटा छोटा है ये है क्योंकि निकाले ही छोटा छोटा है, तो एक तरफ से अगर काट कर निकल भी जाएंगे तो क्या दिक्कत है? क्योंकि धागे तो ऑलरेडी छोटे छोटे थे और काट कर निकल जाएंगे तो थोड़ा और छोटे हो जाएंगे, बाद में उन्हें काट कर तो लंबा धागा करना ही है। तो जो ईरी सिल्क है उसमें प्यूपा को मारने की ज़रूरत नहीं होती, एक तरफ से काट करके निकल जाते हैं और बाद में धागे को छोटे छोटे धागे को प्राप्त कर लिया जाता है और उन्हें काट करके लंबा धागा बना दिया जाता है। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जिसने अच्छा किया यानी कि जिसने लंबा धागा बनाया उसको तो मार दिया गया, और जिसने छोटा छोटा धागा बनाया अच्छा नहीं किया वो बच गया। ये रेशम कीट के लिए नई बात नहीं है, जो सीधा होता है अच्छा काम करता है उसके लिए खतरे ज़्यादा होते हैं और जो खराब काम करता है उसके लिए खतरा कम होता है। ये रेशम के लिए नया नहीं है, ये हर जगह चलता रहता है। देखिए अब क्या होगा
ये जो कोकून है इसके अंदर अब बन गया है प्यूपा, और प्यूपा जो है काट करके निकल जाएगा और फिर बाद में एडल्ट मेल या फीमेल में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है बार बार। देखिए एडल्ट मेल फीमेल कॉपुलेशन करेंगे, कॉपुलेशन के बाद फीमेल अंडे देगी, अंडे जो है 10 दिन तक पड़े रहेंगे, 10 दिन के बाद फूट करके अंडे कैटरपिलर में चेंज हो जाएंगे। कैटरपिलर एक लार्वा है, हिंदी के अंदर इसे इल्ली कहते हैं। 26-27 दिन तक लार्वा लगातार खाता रहता है, क्योंकि शुरू में बहुत छोटा होता है, खाते खाते बड़ा हो जाता है। 26-27 दिन खाने के बाद जो है इसका खाना बंद हो जाता है और इसमें सिल्क ग्लैंड डेवलप हो जाती है। सिल्क ग्लैंड से यह सिल्क का धागा यानी रेशम का धागा निकालता है। निकालते निकालते धागा ये उसी के अंदर बंद हो जाता है, अंडे जैसी संरचना बन जाती है जिसको कोकून कहते हैं। कोकून 10 दिन तक पड़ा रहता है। बाद में जो है 10 दिन बाद ये कोकून के अंदर जो प्यूपा बन गए होते हैं, लार्वा प्यूपा में चेंज हो गया होता है और ये प्यूपा काट करके निकल जाएगा और एडल्ट मेल या फीमेल में चेंज हो जाएगा। तो अच्छे से आप इसकी लाइफ साइकिल समझ गए। आप देखिए फिगर तो आप बना लिए, इसको समझ भी गए, लेकिन आप आसान भाषा में इसे लिखेंगे कैसे? तो ये देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ मलबेरी सिल्कवर्म, या इसको बॉम्बिक्स मोरी भी कहते हैं। इस तरह का आप हेडिंग डाल देंगे। इसके बाद देखिए लिखेंगे क्या, द एडल्ट ऑफ बॉम्बिक्स मोरी इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड क्रीमी व्हाइट इन कलर। यहाँ पर इसका रंग और इसकी साइज को बता दिया गया है। तो इसकी साइज क्या होती है, 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, और कलर इसका क्या होता है, क्रीमी व्हाइट, जिसे आप हल्का क्रीम कलर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए, द बॉडी इज हैवी एंड विंग्स आर फीबल। इसकी बॉडी बड़ी होती है, फीमेल के लिए कहा जा रहा है। द बॉडी इज हैवी, बॉडी बड़ी होती है, हैवी यानी भारी होती है, एंड विंग्स आर फीबल यानी पंख कमजोर होते हैं। सो फ्लाइट इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए इनके लिए उड़ना संभव नहीं है, इन फीमेल मतलब मादा के लिए। दिस मॉथ इज यूनिसेक्सुअल, यानी यह यूनिसेक्सुअल होता है, मैंने पहले ही बता दिया है। यूनिसेक्सुअल का मतलब कि एक लिंगी, मेल अलग फीमेल अलग। तो यूनिसेक्सुअल एंड डज नॉट फीड ड्यूरिंग शॉर्ट लाइफ पीरियड। एक बात मैंने बताना भूल गया कि यह 2 दिन का जो इनका शॉर्ट लाइफ पीरियड है उसमें यह भोजन नहीं करते हैं। यह बात आप याद रखिए, ये इंसेक्ट जो है भोजन करते ही नहीं 2-3 दिन तक। डू नॉट फीड या डज नॉट फीड ड्यूरिंग शॉर्ट लाइफ पीरियड, ये छोटे से लाइफ पीरियड में भोजन को नहीं करते हैं। और शॉर्ट लाइफ पीरियड कितने दिन का है, 2 से 3 दिन का। अब जब आप जो है मेल और फीमेल के बारे में, एडल्ट के बारे में इतनी बात बता देंगे तो आपको हेडिंग डालना पड़ेगा। पहली हेडिंग, इसके अंदर देखिए पहली हेडिंग क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, देखिए द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इसमें जो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है वह आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन का मतलब कि जो फीमेल होती है उसकी शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। कुल मिलाकर आप ये समझे कि जो मेल होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म को छोड़ देता है और फीमेल के अंदर ही स्पर्म ओवा से फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। जबकि आप मछली में देखे होंगे कि जो फीमेल होती है वो अपना ओवम भी बाहर छोड़ देती है और जो मेल होता है अपना स्पर्म भी बाहर छोड़ देता है। फीमेल की बॉडी के अंदर से कोई लेना देना नहीं है। वो जो फीमेल की बॉडी से निकाला गया ओवम है और मेल की बॉडी से निकाला गया स्पर्म है, पानी में, बाहर पानी में दोनों फर्टिलाइजेशन करते हैं। लेकिन ये केस तो स्पेशल है, ये जनरल केस है कि फीमेल बॉडी के अंदर निषेचन होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, यानी जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आंतरिक होता है फीमेल की शरीर के अंदर। जस्ट आफ्टर इमरजेंस मेल मॉथ कॉपुलेट विद फीमेल फॉर अबाउट 2 to 3 आवर्स। देखिए जस्ट आफ्टर इमरजेंस, इसका मतलब क्या होगा, ज्यों ही इस कोकून के अंदर से निकलते हैं मेल और फीमेल। जस्ट आफ्टर इमरजेंस का मतलब जैसे ही निकलते हैं। अब कहाँ से इमरजेंस का मतलब निकलना, कहाँ से निकलते हैं, कोकून के अंदर से निकलते हैं। मेल मॉथ कॉपुलेट विद फीमेल, जो मेल होता है वो फीमेल के साथ कॉपुलेशन करता है। अब फॉर अबाउट 2 to 3 आवर, देखिए
देखिए, ये बात आप याद रखिएगा, कॉपुलेशन की प्रक्रिया 2 से 3 घंटे तक चलती रहती है। कुल मिलाकर आप अपनी भाषा में ये समझे कि जो मेल होता है वो फीमेल से 3 घंटे तक कॉपुलेशन करता है, यानी कि 3 घंटे तक चिपका रहता है उससे। और फिर एंड इफ दे नॉट सेपरेटेड, अगर 3 घंटे में वो सेपरेट नहीं हुए, कॉपुलेशन करते समय 3 घंटे के बाद सेपरेट नहीं हुए, उसी में जुड़े रह गए, तब क्या होगा, दे में डाई आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ कॉपुलेशन विद फीमेल, यानी कि 2 से 3 घंटे तक कॉपुलेशन चलता रहता है। अगर कॉपुलेशन के पश्चात वो अलग नहीं हुए तो वहीं पर उनकी डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे, कॉपुलेशन के कुछ समय पश्चात उनकी डेथ हो जाएगी। तो यह है कि इनके साथ रिस्क होता है, कभी कभी ये अलग भी हो जाते हैं, कभी कभी नहीं भी अलग होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो आप इतना फर्टिलाइजेशन के बारे में जो खास है वो दिखा देंगे, वही मैंने यहाँ पर नोट किया है। फालतू के कोई सेंटेंस जो जनरल हो मैंने नोट नहीं किया है, जो स्पेशल इसी के लिए वही सेंटेंस मैंने नोट किया है, बहुत ही खास तरीके से इसको मैंने बताया है। अब देखिए, एग लेइंग में आप क्या लिख देंगे, जस्ट आफ्टर कॉपुलेशन फीमेल स्टार्ट एग लेइंग विच इज कंप्लीटेड इन 1 से 24 आवर्स। ध्यान दीजिए, ज्यों ही कॉपुलेशन समाप्त होता है उसके तुरंत बाद जो फीमेल होती है वह एग लेइंग करना स्टार्ट कर देती है, यानी 1 घंटे बीतते बीतते वह एग लेइंग करना स्टार्ट कर देती है, और एग लेइंग की प्रक्रिया 24 घंटे तक चलती रहती है। तो कंप्लीटेड इन 1 से 24 आवर्स, यानी 1 से 24 घंटे के अंदर ये कंप्लीट हो जाती है। 1 फीमेल इंसेक्ट लेज 400 से 500 एग्स। ये बात मैंने पहले भी बताया है कि एक फीमेल जो होती है वह 400 से 500 एग लेइंग करती है। अब ये 400 और 500 के बीच में तो 100 का अंतर है, तो ये किस बात पर डिपेंड करता है कि क्यों इतना वेरिएशन आ जा रहा है। देखिए, इट इज डिपेंड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन, या क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है, यानी कि वहाँ की जलवायु की क्या कंडीशन है इस पर निर्भर करता है कि 400 अंडे देना है कि 500। अगर जलवायु सही है तो 500 तक अंडे दे देगी, अगर जलवायु सही नहीं है तो 400 अंडे देगी। तो यानी जलवायु के ऊपर निर्भर करता है। एक बात पर और निर्भर करता है, वो क्या है, एंड सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल टू द कैटरपिलर, यानी कि कैटरपिलर को कितना फूड मटेरियल उपलब्ध कराया गया है, भोज्य पदार्थ को उपलब्ध कराया गया है, इस बात पर भी अंडे का देना निर्भर करता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक कैटरपिलर है, इसको अच्छे से भोजन मिला तो ये तगड़ा हो जाएगा। जब तगड़ा हो जाए, जो कोकून के अंदर प्यूपा बनेगा वो भी तगड़ा रहेगा। अब इससे बनने वाली जो फीमेल रहेगी वो भी तो तगड़ा ही रहेगी। तो जब ज़्यादा तगड़ा रहेगी, ज़्यादा उसका हेल्थ रहेगा, तो ज़्यादा अंडे देगी, 500 तक देगी। अब मान लीजिए यही लार्वा है, इसको भोजन अच्छे से दिया ही नहीं गया, शहतूत के पेड़ पर रहा जहाँ बहुत सारे लार्वा थे और जल्दी जल्दी सब पत्ती खा गए, लार्वा अच्छे से भोजन ही नहीं पाया, तो क्या होगा, कमज़ोर प्यूपा बनेगा। जब प्यूपा कमज़ोर बनेगा तो एडल्ट भी कमज़ोर बनेगी। जब एडल्ट भी कमज़ोर रहेगी तो कितने अंडे देगी, 400 अंडे देगी। और अगर डेवलप रहेगी, ज़्यादा अगर हेल्दी रहेगी तो 500 अंडे देगी। तो 2 बातों पर निर्भर करता है इसके अंडे का देना। एक पहला तो ये कि किस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन है, यानी जलवायु कैसी है। अच्छी जलवायु तो अच्छा अंडा देगी, अच्छा का मतलब ज़्यादा अंडा देगी, और अगर जलवायु सही नहीं है तो कम अंडे देगी। दूसरा एक भोजन पर, अब भोजन तो ये करते नहीं, आप सोचेंगे तो आपने बताया कि भोजन करते ही नहीं हैं, तो देखिए इसके भोजन पर नहीं निर्भर कर रहा, वो तो कैटरपिलर खा रहा है ना, तो कैटरपिलर जो भोजन कर रहा है उस पर निर्भर कर रहा है अंडे का देना, क्योंकि कैटरपिलर ही तो बाद में एडल्ट बनेंगे। तो जब कैटरपिलर यानी लार्वा ही कमज़ोर रहेंगे तो एडल्ट कैसे अच्छे बनेंगे, एडल्ट भी कमज़ोर रहेंगे, 400 अंडे देंगे। अच्छे से खा लिया, ज़्यादा हेल्दी हो गया तो 500 अंडे देगी। तो वो इस बात पर निर्भर करता है। अब देखिए, द एग लेइंग इज इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर। ये बात मैंने बताया है कि जो एग लेइंग होता है यह क्लस्टर में किया जाता है, यानी कि गुच्छे में। जैसे अंगूर का गुच्छा आपने देखा है ना, उसी तरह से ये गुच्छे में एग लेइंग किए जाते हैं, यानी अलग अलग अंडे नहीं होते हैं। मुर्गी का अंडा आप देखे होंगे अलग अलग होता है, एक अंडा आप आसानी से उठा सकते हैं, 2 अंडा उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनके अंडे क्लस्टर में होते हैं, झुंड में होते हैं। कैसे, एंड कवर्ड विथ जिलेटिनस सिक्रीशन, और एक प्रकार के जिलेटिनस सिक्रीशन से कवर होते हैं, चिपचिपे पदार्थ से वो कवर होते हैं। ऑफ सिक्रीशन ऑफ फीमेल, जो फीमेल होती है एक प्रकार का सिक्रीशन करती है, यानी एक प्रकार का पदार्थ, स्टिकी पदार्थ निकालती है, और उसी के अंदर ये अंडे कवर होते हैं और आपस में चिपके भी होते हैं। इतनी बात आप लिख देंगे एग लेइंग में।
इसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे एग्स। अब इसके बारे में, अभी तो अंडे देने के बारे में आपने बताया, अब अंडे के बारे में आप बताएंगे। तो अंडे के बारे में क्या लिखेंगे, देखिए द एग्स आर राउंडेड एंड वाइट इन कलर। एग जो होते हैं वो गोल गोल होते हैं और सफ़ेद कलर के होते हैं, लेकिन जब एग लेइंग किया जाता है, जब अंडे दिया जाता है फीमेल के द्वारा, तभी सफ़ेद कलर के होते हैं। ये जैसे जैसे समय बीतता जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यानी ऐसे 8-9 दिन तक जाते जाते ये अंडे पूरी तरह से डार्क हो जाते हैं। देखिए द एग्स आर राउंडेड एंड वाइट इन कलर, द वेट ऑफ 2000 एग्स अबाउट 1 ग्राम। ये बात मैंने बताया है कि 2000 अंडों का वजन केवल 1 ही ग्राम होता है। 1 ग्राम बहुत कम वजन है। आप 100 की पुरानी वाली नोट देखेंगे तो 1 नोट 1 ग्राम की होती है, उससे भी कम होती है। अब देखिए एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता है, आफ्टर लेइंग एग्स, यानी अंडे देने के बाद, अंडे देने के बाद जैसे जैसे समय बीतता है, एग्स बिकम डार्कर एंड डार्कर डे बाई डे। जैसे जैसे अंडे देने के बाद का समय बीतता जाता है, वैसे दिन प्रतिदिन अंडे डार्क से भी डार्क होते चले जाते हैं। तो इतनी बात आप एग्स में लिख देंगे। और अब बात आती है हैचिंग की, यानी एग तो देकर तैयार कर दिए गए, अब इसको हैच कराना है, यानी अंडे को फोड़ना है। तो आप इसमें देखिए क्या लिखेंगे, आफ्टर 10 डेज, यानी 10 दिन बाद, मैंने यहाँ पर दिखाया है, आफ्टर 10 डेज ऑफ इनक्यूबेशन, यानी 10 दिन का जब इनक्यूबेशन पीरियड समाप्त हो जाता है, द एग हैच इनटू लार्वा। अब एग जो है हैच करके, फूट करके किस में चेंज हो जाते हैं, लार्वा में। मैंने अभी इसको बताया, देखिए लार्वा आप देख ही रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैटरपिलर। अब इस लार्वा को क्या कहेंगे, कैटरपिलर। सभी जो है इंसेक्ट है उनके लार्वा को आप कैटरपिलर नहीं कहेंगे, इसी के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। हिंदी के अंदर इसे इल्ली भी कहा जाता है। अब देखिए आफ्टर हैचिंग कैटरपिलर नीड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल। हैच करने के बाद जो कैटरपिलर होता है उसे लगातार भोजन की आवश्यकता महसूस होती है। तो दोस्तों क्यों इसे भोजन की आवश्यकता होती है, यानी क्यों इसे ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि देखिए बिकॉज दे आर वोरेशियस फीडर, क्योंकि यह ज़्यादा भोजन खाता है। वोरेशियस फीडर का मतलब बहुत ज़्यादा भोजन खाने वाला, वोरेशियस का मतलब होता है पेटू, या ज़्यादा पेटू होता है। पेटू किसे कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा खाता है या हरदम खाता रहता है, उसको पेटू कहते हैं। तो समटाइम ड्यू टू लैक ऑफ फूड मटेरियल यंग कैटरपिलर डाई। देखिए कभी कभी भोजन की कमी की वजह से जो यंग कैटरपिलर है वो मर जाता है, डाई मतलब मर जाता है, एंड काजिंग ग्रेट लॉस, और बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है टू सेरीकल्चर इंडस्ट्री, यानी जो सेरीकल्चर इंडस्ट्री होती है उसे बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है, क्योंकि कैटरपिलर ही धागे को बनाता है, और अगर ये मर गया तो फिर धागा कैसे बन पाएगा। तो इस प्रकार से जो सेरीकल्चर इंडस्ट्री होती है उसे बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो दोस्तों लाइफ साइकिल ऑफ मलबेरी सिल्कवर्म या बम्बिक्स मोरी में फर्टिलाइजेशन से लेकर के हैचिंग तक हमने अच्छे से आपको समझा दिया, और फिगर भी इसका अच्छे से समझा दिया। आपको कितना समझ में आया ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी इसके बाद देखिए हैचिंग के बाद, अभी हैच करने के बाद कैटरपिलर की विशेषता आपको लिखना है, इसके बाद प्यूपा के बारे में लिखना है, और इसके बाद कोकून, फिर इसके बाद इमरजेंस ऑफ इमेगो, यानी कि इमेगो इसके अंदर से कैसे निकल जाता है ये भी आपको बताना है। तो 4 हेडिंग यहाँ पर बच गई है, वीडियो भी लंबा हो चला है। तो इन्हीं 4 हेडिंग के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।